हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो होप। बच्चों, आज मैं आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का एक टॉपिक ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट पढ़ाने जा रहा हूँ। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट पढ़ाया था और आज ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट पढ़ा रहा हूँ। बेटा, जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा वो ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट का वीडियो देख लेना। ये वीडियो और अच्छा समझ में आ जाएगा। पहले वो देखना, फिर बाद में से देख लेना, ठीक है। थोड़ा सा मैं एक बात इसके बारे में बता दूं कि यूकैरियोट्स में और प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन होता तो एक ही तरीके से, लेकिन जो यूकैरियोट्स में जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस हो रही है वो प्रोकैरियोट की तुलना में थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। ये मैंने बताया यहाँ, ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स इज मोर कॉम्प्लेक्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोर कॉम्प्लेक्स देन दैट ऑफ द प्रोकैरियोट ट्रांसक्रिप्शन। प्रोकैरियोट ट्रांसक्रिप्शन की तुलना में यूकैरियोट्स में ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है और इट्स अकर इन द G1 एंड G2 फेज ऑफ द सेल साइकिल। ये प्रोसेस कहाँ होती है? ये आपने सेल डिवीजन पढ़ा होगा, उसमें आपने पढ़ी होंगी साइकिल्स बेटा। G1 एंड G2 फेज जो होती है सेल साइकिल की, उसमें ये प्रोसेस कंप्लीट होती है हमारी, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। पहले हम डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा। प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन और यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन को डिफरेंस में ले रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है। ध्यान से देखिए। प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। ये सेल के साइटोप्लाज्म में हो रहा है, ठीक है, बताया था हमने आपको। और यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन जो होता है ये सेल के न्यूक्लियस में होता है। ये मैंने पिछले वीडियो में भी दोनों बातें आपको बताई थी। तो पहला डिफरेंस तो सिंपल है कि प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म एंड यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन टेक्स प्लेस इन न्यूक्लियस, ठीक। सेकंड डिफरेंस इज आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। आपको ध्यान होगा प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन जब हमने आपको पढ़ाया था उस पूरी प्रोसेस को 3 स्टेप में बांटा था। पहली प्रोसेस थी इनिशिएशन, दूसरी थी इलॉन्गेशन और तीसरी थी टर्मिनेशन। इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन, दीज आर द 3 मेन प्रोसेसेस, ठीक है। उन तीनों प्रोसेस को कौन कौन करवा रहा था पूरा? ये एक ही एंजाइम काफ़ी था उन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, वो था आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। लेकिन यहाँ अगर हम यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में देखें तो यहाँ हमें 3 तरह के आरएनए पॉलीमरेज चाहिए होते हैं। एक आरएनए पॉलीमरेज 1, एक आरएनए पॉलीमरेज 2, एक आरएनए पॉलीमरेज 3। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है, ये आरएनए पॉलीमरेज 2 है, आरएनए पॉलीमरेज 3 है। तो अलग अलग काम है। देखिए, अब ध्यान करिए, आरएनए पॉलीमरेज ये वही पॉलीमरेज है जो डीएनए डिपेंडेंट था। पिछले वीडियो में मैंने बताया था डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज ये पूरी प्रोसेस को कंप्लीट कराता है। उसमें तीनों स्टेप, इनिशिएशन पहला स्टेप, इलॉन्गेशन सेकंड स्टेप और टर्मिनेशन ये थर्ड और लास्ट स्टेप जो था प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन का, उसे कंप्लीट करता है। तो एक ही एंजाइम कहता है कि भाई मैं सभी तरह के आरएनए बना लेता हूँ। तो ये सभी तरह के आरएनए, चाहे टीआरएनए हो, चाहे आरएनए हो, चाहे एमआरएनए हो, सभी ये आरएनए पॉलीमरेज की प्रेजेंस में कंप्लीट हो जाती है प्रोसेस, ठीक है। और किसी की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है बच्चों? यहाँ पे हमको 3 तरह के अलग अलग आरएनए पॉलीमरेज चाहिए होते हैं। एक आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ट्रांसक्राइब द आरएनए। आप देखिए, आरएनए पॉलीमरेज 1 है, ये ट्रांसक्राइब कर रहा है आरएनए को, जिसके अंदर 28S, 18S और 5.8S यूनिट्स मौजूद होती हैं। एक्चुअली एस क्या है? एस जो होती है एक स्वेडबर्ग यूनिट है, स्वेडबर्ग। एक्चुअली स्वेडबर्ग जो होता है ना, ये एक साइंटिस्ट का नाम था। स्वेडबर्ग साइंटिस्ट ने ये बताया था कि जब हम किसी आरएनए को सेंट्रीफ्यूज कराते हैं, यानी इसको सेंट्रीफ्यूगेशन कराते हैं, उस समय जिस रेट से ये आरएनए सेडिमेंट होगा, ठीक है, उससे सेडबर्ग यूनिट किया गया, नाम दिया गया, ठीक है। सेडिमेंट हो जाएगा जिस रेट से, सेडबर्ग यूनिट कहा गया, ठीक है। इसलिए एस लगाते हैं। ऐसी राइबोसोम वाले में भी मैंने राइबोसोम वाले टॉपिक में भी यही बात डिस्कस की थी, स्वेडबर्ग के बारे में बताया था। स्वेडबर्ग यूनिट होती है एक्चुअली ये। तो स्वेडबर्ग का मानना ये था कि आरएनए को अगर हम सेंट्रीफ्यूज कराते हैं और सेंट्रीफ्यूगेशन के दौरान जिस रेट से वो सेडिमेंट हो जाएगा, उस रेट को स्वेडबर्ग यूनिट नाम दिया गया, उसे एस से शो करते हैं। तो मतलब ये कि आरएनए पॉलीमरेज जो 1 है, आरएनए पॉलीमरेज जो फर्स्ट है, ये आरएनए को ट्रांसक्राइब कर रहा है। इसमें 28S, 18S और 5.8S यूनिट्स मौजूद हैं, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड जो होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एमआरएनए को ट्रांसक्राइब कर रहा है, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो होता है, ये टीआरएनए को ट्रांसक्राइब कर रहा है। उसके साथ साथ ये 5S आरएनए, एसआरएनए को एसआरआरएनए, 5SRNA, एसआर का मतलब यहाँ स्मॉल रेगुलेटरी आरएनए है। इस एसआरएनए का मतलब यहाँ ये जो 5SRNA जो है, इसमें एसआर का मतलब स्मॉल रेगुलेटरी आरएनए, ठीक है। और एक ये एसएनआरएनए, एसएन का मतलब ये स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। ये 2 तरह के आरएनए और भी हैं। तो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो होता है, ये टीआरएनए के साथ साथ 5SRNA और एसएनआरएनए इन दोनों को
भी ट्रांसक्राइब करता है। यहाँ पे एसआर का मतलब मैंने बताया स्मॉल रेगुलेटरी आरएनए और एसएनआरएनए का मतलब स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए है। एक्चुअली ये स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्प्लाइसिंग प्रोसेस। अभी इसमें हम आगे पढ़ेंगे इस टॉपिक में। आरएनए का स्प्लाइसिंग होता है बेटा, आरएनए स्प्लाइसिंग, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है ये वाला एसएनआरएनए, भी बताऊंगा आगे मैं। ठीक है, तो दो डिफरेंस तो हमारे ये हो गए कि ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म में हो रही है प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन, और यूकैरियोटिक वाला न्यूक्लियस में हो रहा है। इसमें सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज ही पूरी प्रोसेस को अंजाम दे रहा है, और यहाँ 3 तरह के आरएनए उस प्रोसेस को कंप्लीट करने में हेल्प कर रहे हैं। एक तीसरा डिफरेंस ये हो सकता है प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में, यहाँ पर सिग्मा फैक्टर और रो फैक्टर रिक्वायर्ड होती है, उनकी आवश्यकता होती है, क्योंकि आपको ध्यान होगा इनिशिएशन प्रोसेस में सिग्मा फैक्टर आता था और आरएनए पॉलीमरेज से जुड़ता था और ले जाके उसे प्रमोटर साइट तक पहुंचाता था। इतना काम था सिग्मा फैक्टर का। और रो फैक्टर अंत में टर्मिनेटर साइट पर आता था और प्रोसेस को टर्मिनेट करता था, खत्म करता था। तो ये दोनों फैक्टर रिक्वायर्ड थे, ये इनिशिएट कर रहा था प्रोसेस को सिग्मा फैक्टर, और रो फैक्टर उसे टर्मिनेट कर रहा था प्रोसेस को। तो दोनों फैक्टर की जरूरत पड़ती थी किसमें, प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में। ठीक, लेकिन यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में सिग्मा और रो फैक्टर नॉट रिक्वायर्ड, इनकी आवश्यकता ही नहीं है, ऐसा कोई फैक्टर होता ही नहीं है। ठीक, ध्यान रखिएगा। अब हम चूंकि ये छोटा सा डिफरेंस मैंने आपको दिखा दिया कैसे होता है। अब देखिए यहाँ पे एचएनआरएनए एक नया नाम आया है, कुछ नया होने वाला है अब, क्योंकि हम यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एचएनआरएनए इसका फुल फॉर्म होता है हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए। एचएनआरएनए की फुल फॉर्म हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए। ठीक है, एक्चुअली ये जो पूरी प्रोसेस है, इस पूरी प्रोसेस को हम 3 स्टेप में बांटेंगे। ये जो हमारी ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स वाली जो प्रोसेस है, कौन कौन से 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप होता है इसमें कैपिंग, दूसरा होता है टेलिंग, और तीसरा होता है स्प्लाइसिंग। दिख रहा है आपको। ठीक है, ये कैपिंग क्या होता है, टेलिंग क्या होता है, स्प्लाइसिंग क्या होता है, उससे पहले मैं थोड़ा सा एक पिछला वीडियो मैंने अभी डाला था, आपको ध्यान होगा, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का एक छोटा सा डायग्राम मैंने इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का बनाया हुआ है, इसको थोड़ा आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए देखिए कैसे आपको ध्यान है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में एक तो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता था जिसमें 3' और ये 5' एंड होते हैं, पैरेलल होते हैं, एंटी पोलरिटी शो करते हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अगर इधर 3 प्राइम है तो इधर 5 होगा, इधर 5 है तो इधर 3 होगा। ठीक है, एंटी पोलरिटी शो करते हैं। ये देखिए मैंने बताया था आपको, इसमें प्रोसेस जो स्टार्ट होती थी प्रमोटर, इसमें देखिए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में पूरी ये प्रमोटर जीन मौजूद है, और यहाँ पे टर्मिनेटर ये बना के हमने दिखाया आपको। प्रमोटर वाला जो स्टार्ट होता था, हमने एक आपको हैंड दिया था पिछले वीडियो में, टटाट, TAT टटाट। तो ये इस सीक्वेंस से स्टार्ट होती है प्रोसेस। ठीक, कोई भी मैंने अभी जो आपको यहाँ समझाया, सिग्मा फैक्टर आता, आरएनए पॉलीमरेज से जुड़ता, प्रोसेस को कहाँ स्टार्ट करता था, वो प्रमोटर जीन पे यहाँ स्टार्ट कर दिया करता था प्रोसेस को, और सिग्मा फैक्टर में बाद में हट जाता था। जो mRNA था वो आगे की सीक्वेंस स्ट्रक्चर जीन में जाके स्टार्ट करता था। तो स्ट्रक्चर जीन में जो यहाँ पर mRNA बनने वाला है इस तरह से, इसके आगे जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेज होती हैं वो जुड़ती हैं। जैसे ए है, ए के साथ यू जुड़ेगा, सी है, सी के साथ जी, जी बना है जी के साथ सी, टी बना है टी के साथ ए, फिर ये ए है, ए के साथ यू, क्योंकि आरएनए बन रहा है, आरएनए में तो थायमिन की जगह यूरेसिल होता है, तो ए की जगह यू, और सी है, सी के साथ जी, और जी है, जी के साथ सी, और ए के साथ यू। तो ये जो स्ट्रैंड बनते हैं ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम होते हैं। mRNA का स्ट्रैंड जो होता है वो 5 प्राइम से 3 प्राइम तक वाला जो स्ट्रैंड जो है यहाँ कंप्लीट बनता है। ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि mRNA जो बनता है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो ये एक नया स्ट्रक्चर जीन पर आकर ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस आगे जुड़ गए और ये आरएनए बन गया। ठीक, जब ये आरएनए बन जाता है, अगर प्रोसेस प्रोकैरियोट में हो रही थी तो ये प्रोसेस आगे यहाँ आ जाती है टर्मिनेटर पॉइंट पे, यहाँ रो फैक्टर आगे जुड़ जाता है, और ये जो सीक्वेंस जो हाइब्रिड बन रहे थे दोनों डीएनए और आरएनए के, ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं, और ये वाला आरएनए निकलकर एक्चुअली बाहर आ जाता है। तो नॉर्मल कंडीशन में तो ये होता है, ये सेल से बाहर आ जाता है, साइटोप्लाज्म में आ जाता है। ये प्रोसेस न्यूक्लियस से निकल के साइटोप्लाज्म आ रहा है। एक्चुअली ये प्रोसेस न्यूक्लियस में हो रही थी ना, तो जनरली क्या होता है, ये तो प्रोकैरियोटिक में हो रही तो साइटोप्लाज्म में हो रही है, और यूकैरियोटिक में हो रही है न्यूक्लियस में, तो ये यहाँ से निकल के ये बाहर निकल आता है साइटोप्लाज्म। अब क्या होता क्या है, यहाँ जो बताने जा रहा हूँ मैं कि mRNA तो नॉर्मल कंडीशन में बन रहा था, ठीक, लेकिन अगर ये 2 एंजाइम काम कर रहे थे, मान लो जैसे यूकैरियोटिक में प्रोसेस हो रही है सपोज, तो उसमें तो आरएनए पॉलीमरेज 1 ट्रांसक्राइब कर रहा था आरआरएनए को, तो यहाँ पे आरआरएनए बनने वाला था अगर इसने प्रोसेस की है, और आरएनए थर्ड कर रहा था टीआरएनए को, तो टीआरएनए बनने वाला था। तो डायरेक्ट बन जाते हैं ये दोनों, नो प्रॉब्लम। लेकिन जैसे अगर आरएनए सेकंड वाला काम करता है तो ये mRNA बनाता है, लेकिन mRNA भी डायरेक्ट नहीं बनाता बेटा, पहले वो HNRNA बनाता है। क्या बनाता है बेटा, यहाँ HNRNA, मैं HN लिख देता हूँ, HNRNA यानी हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, जो मैंने यहाँ लिखा है। डायरेक्ट mRNA नहीं बनता, ये ध्यान रखिएगा। इससे भी डायरेक्ट ये आरएनए पॉलीमरेज सेकंड वाला डायरेक्ट mRNA नहीं बनाता, पहले वो
इसका प्रीकर्सर तैयार करता है या प्री आरएनए तैयार करता है, जिसको हम एचएनआरएनए कहते हैं या प्रीकर्सर कहते हैं। ठीक है, ये तैयार हो जाता है इसमें। ठीक, ये जो एचएनआरएनए है ये बाद में मॉडिफाइड होगा और मॉडिफाइड होकर एमआरएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से एमआरएनए आफ्टर मॉडिफिकेशन, इसमें मॉडिफिकेशन होने वाला है। इस आरएनए में मॉडिफिकेशन होगा जिसके थ्रू ये एचएनआरएनए कन्वर्ट इनटू एमआरएनए। अब ये एमआरएनए को हमने यहाँ दिखाया गया है बना के, यहाँ ये एक्चुअली था एचएनआरएनए, मॉडिफिकेशन के बाद एमआरएनए बनता है। अभी ये एचएनआरएनए ये जो बना हुआ है ये कैसा होगा, वो ऐसा होगा। एचएनआरएनए में भी देखो 5-3 एंड दिखाया गया, 5-3 एंड दिखाया गया। ये एचएनआरएनए का एक मैंने स्ट्रैंड ले लिया है यहाँ पर। ठीक, ये जो 5' वाला हिस्सा होता है, 5 प्राइम वाला हिस्सा है जो एंड है, इस प्रोसेस पे कैपिंग की प्रोसेस होती है। इसमें किसमें, जब ट्रांसक्रिप्शन यूकैरियोट्स में होगा तो ये 5 प्राइम वाले हिस्से पे कैपिंग वाली प्रोसेस होगी और 3 प्राइम वाले हिस्से पे टेलिंग वाली प्रोसेस होगी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, 5 प्राइम वाले हिस्से पे क्या होता है, एक मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट आगे जुड़ जाता है। मिथाइल MG+P लिखा है, इसको मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। ठीक, ये जुड़ जाता है, इसी प्रोसेस का नाम कैपिंग होता है। व्हेन मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट एडेड एट द 5 प्राइम एंड ऑफ द एचएनआरएनए, दिस प्रोसेस कॉल्ड कैपिंग। तो जब 5 प्राइम एंड पर मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट आगे जुड़ेगा, इस प्रोसेस को कैपिंग कहेंगे। एक बात तो क्लियर हो गई। लेकिन एचएनआरएनए का जो 3 प्राइम एंड होता है, इसे टेलिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि इस वाले एंड पर 3 प्राइम एंड पर एडिनाइलेट रेजिड्यूज जो लगभग 200 से 300 तक होते हैं, वो एचएनआरएनए के 3 प्राइम एंड पर आगे जुड़ जाते हैं, तो इसे टेलिंग कहते हैं। ये हमने ये डेफिनेशन में लिख भी रखा है, अभी डिस्कस करेंगे इसके बारे में आपको। अगर इसके आगे का स्टेप मैं आपको बना के दिखाना चाहूँ तो कैसा बनेगा वो आप देख लीजिए। ये देखिए, सबसे पहले ये 5 प्राइम एंड है, तो यहाँ पे हमारा एक एग्जाम, इसके कुछ हिस्से मैं आपको बनाना चाह रहा हूँ। देखो ये कुछ हिस्से बना के दिखाना चाह रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से दोनों हिस्से यहाँ बना के मैं दिखाना चाह रहा हूँ ये कैसे बन रहे हैं, ताकि आपकी समझ में आ जाएगा अभी 2 मिनट में ये प्रोसेस हुई क्या, तो कैसे हुई। ये देखिए, इस तरह से ये प्रोसेस कंप्लीट होती है, ये 3 प्राइम एंड होता है। ठीक है, यहाँ क्या होता है, इसमें जो सीक्वेंस जो हमारा पूरा एचएनआरएनए था, यहाँ पे कुछ सीक्वेंस, जैसे ये वाली सीक्वेंस है, इसको हम एक्सान बोल रहे हैं। एक्सान क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये वो हिस्सा है जो, ये वो सीक्वेंसेस हैं जो प्रोटीन को कोड कर सकती हैं। ये फंक्शनल सीक्वेंसेस होती हैं। एक्सान इज द फंक्शनल सीक्वेंसेस, ये फंक्शनल होती हैं बेटा। दीज आर द फंक्शनल सीक्वेंस विच कोड प्रोटीन, विच कोड, किसको कोड करेंगे, प्रोटीन को कोड करेंगे। जो प्रोटीन को कोड करते हैं, जो वाले पीस, वो फंक्शनल होते हैं और उन्हें एक्सान कहते हैं। और जो दूसरा वाला ऐसे दिखाई दे रहा है, दूसरे कलर का, मैंने ये रेड कलर का बनाया, ये इंट्रॉन कहलाते हैं। इंट्रॉन, ये नॉन फंक्शनल सीक्वेंसेस होती हैं बेटा। नॉन फंक्शनल का मतलब प्रोटीन को कोड नहीं कर पाएंगी। दीज आर द नॉन फंक्शनल सीक्वेंस, दीज आर नॉट कोडेड बाई, नॉट कोड टू द प्रोटीन, ये प्रोटीन को कोड नहीं कर पा रही हैं। अब होता क्या है, इसके बाद आरएनए स्प्लाइसिंग हो जाती है। एक आरएनए का नाम जिसका मैंने जिक्र किया था आपको अभी समझाने में, जब इसके डिफरेंसेस बता रहा था, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, ये मैंने बताया था काय के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है काय के लिए, स्प्लाइसिंग प्रोसेस के लिए। कौन सी प्रोसेस के लिए बेटा, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्लाइसिंग। कौन सा आरएनए है, एसएनआरएनए। तो यहाँ मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये एसएनआरएनए होगा, कोई एसएनआरएनए, एसएनआरएनए ये है, मान लो ये यहाँ प्रोसेस, ये प्रोसेस यहाँ कर रहा है, यहाँ इस प्रोसेस कर रहा है ये इस पे इंट्रॉन पे। ये रेड कलर के जो मैंने बनाए सब इंट्रॉन है, और ब्लैक कलर का जो मैंने पीसेस बनाए वो एक्सान है। एक्सान कोड कर रहा है प्रोटीन को, इसलिए वो फंक्शनल सीक्वेंसेस हैं। और जो प्रोटीन को कोड नहीं कर रहे हैं, रेड कलर के जो पीसेस बनाए मैंने, वो नॉन फंक्शनल सीक्वेंसेस हैं, दे डू नॉट कोड फॉर द प्रोटीन। ठीक है, यहाँ तो ये जो जब जैसी एसएनआरएनए इसके ऊपर रिएक्शन करता है, किसके ऊपर रिएक्शन कर रहा है, आरएनए के ऊपर। कौन से आरएनए के ऊपर कर रहा है वो आप ध्यान से रखिएगा, एसएनआरएनए के ऊपर। ठीक है, तो एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है, उसे स्प्लिसियोसोम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक कॉम्प्लेक्स तैयार हो जाएगा, इस जगह पर एक कॉम्प्लेक्स का नाम है स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स कहते हैं उस प्रोसेस, उसे हम जो यहाँ तैयार हो रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स, ये आप ध्यान रखेंगे। एरो थोड़ा ठीक कर दूँ, नहीं तो दिक्कत करेगा समझने में आपको। ठीक है, तो ये एसएनआरएनए जो होता है, इंट्रॉन वाले हिस्से पे अपना रिएक्शन शो करेगा, ये वाला एसएनआरएनए, ठीक, जिसे स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए कह रहे हैं। जैसे ही इंट्रॉन के साथ में कांटेक्ट में आता है तो ये कॉम्प्लेक्स तैयार करता है, जिसे स्प्लिसियोसोम
सोम कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं, स्प्लीसियो सोम कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखिएगा। इस कॉम्प्लेक्स की वजह से जो आरएनए थे, इंट्रान वाले जो पोर्शन थे, इस कॉम्प्लेक्स बनने से वो रिमूव हो जाते हैं और सिर्फ क्या रह जाता है, ये जो हमारे एक्सान के पोर्शन है ये यहाँ रह जाता है इस तरह से, ये 5' और ये 3', 5', 3', ये बचा हमारा मैच्योर आरएनए। इस तरह की प्रोसेस पूरी होती है। अब मैं इस प्रोसेस को जो एनसीईआरटी का डायग्राम है उसके थ्रू समझाऊंगा। वैसा ही डायग्राम मैंने यहाँ बना रखा। आप देखिए ये डीएनए के एंड 3', 5', 3 एंटी पोलरिटी शो करते हैं। अब क्या होता है यहाँ पर प्रोसेस स्टार्ट कौन करेगा यहाँ पर, क्योंकि एचएनआरएनए बनना है ना, तो प्रोसेस स्टार्ट करेगा आरएनए पॉलीमरेज सेकंड वाला, ये एमआरएनए को कोड करता है। लेकिन डायरेक्ट एमआरएनए नहीं करता, पहले वो एमआरएनए का प्रीकर्सर तैयार करता है, ये एचएनआरएनए बनता है पहले। तो मैंने बताया था आपको एक्सान इंट्रान। तो इसमें 2 तरह की सीक्वेंसेस आपको दिखाई दे रही हैं, वो मैंने यहाँ बताया। अभी चीन के बारे में बता दूंगा आपको। तो 2 तरह की सीक्वेंसेस में ये जो रेड कलर के बनाया मैंने इंट्रान, और ब्लैक कलर में जो बनाया वो एक्सान। मैंने लिख भी दिया है, मेंशन कर दिया है यहाँ जगह जगह। ये पूरा पीस मैंने एचएनआरएनए का बताया, तैयार कर लेता है। कौन करता है, ये एचएनआरएनए 2। जब ये तैयार हो जाता है, इसका एक सिरा जो होता है ये 5', दूसरा वाला 3' होता है। अब हम इसको निकाल के यहाँ बाहर ले आए, ये 5', ये 3'। आप देखिए इस 5' एंड पर हमने देखा MgPP, पूरा नाम है मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये ऐड हो जाता है 5' एंड पर। इस प्रोसेस को कैपिंग कह रहे हैं, ठीक। और 3' एंड पर क्या होता है बेटा, 3' पर मैंने बताया था 200 से लेकर 300 तक एडिनाइलेट रेजिड्यूज, ये ब्लू कलर से मैंने बना दिया। इसे पॉली एडिनाइलेशन, मतलब 200 से 300 तक है ना, ज़्यादा है, इसलिए पॉली एडिनाइलेशन वर्ड यूज़ किया गया है यहाँ पे। पॉली ए टेल भी इसको कहते हैं, ठीक। तो ये हमारे स्ट्रैंड में एचएनआरएनए में एक्सान इंट्रान दोनों बना के दिखाए गए हैं, इंट्रान एक्सान, ठीक। जैसी ये प्रोसेस होती है स्प्लीसियोसोम कॉम्प्लेक्स बनते हैं, कहाँ पर बनते हैं, एसआरएनए की प्रेजेंस से इंट्रान वाले हिस्से में। तो इंट्रान जो होते हैं ये लूप बना के रिमूव हो जाते हैं, निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो ये एक्सान, ये आरएनए की स्प्लाइसिंग हो रही है, इस वाले पोर्शन में आरएनए रिमूव हो रहा है। तो रिमूवल ऑफ आरएनए होता है एक्चुअली, एचएनआरएनए से जो इंट्रान रिमूव होगा उस प्रोसेस को आरएनए स्प्लाइसिंग कहेंगे। जैसी आरएनए स्प्लाइसिंग होगी तो ये एक्सान के पीस जो होते हैं आपस में जुड़ जाते हैं, जुड़ गए तो ये मैच्योर आरएनए बन जाता है। तो एक प्रोसेस के बाद बनता है। हमेशा ध्यान रखना 5' एंड पर क्या होता है, गुआनोसिन कैप लगा रहता है यहाँ पर, और 3' एंड पर क्या होता है, पॉली ए टेल रहता है। तो 5' एंड पर गुआनोसिन कैप और 3' एंड पर पॉली ए टेल मौजूद होता है। इस तरह हमारा मैच्योर आरएनए बन जाता है। डायरेक्ट नहीं बनता, पहले आरएनए पॉलीमरेज सेकंड क्या बना रहा है, एचएनआरएनए में प्रोटीन कोडेड जो सीक्वेंसेस हैं वो एक्सान, और जो प्रोटीन को कोड नहीं करती नॉन फंक्शनल वो इंट्रान, दोनों मौजूद हैं। इस एचएनआरएनए को हमने बाहर निकाल लिया। इसमें 2 सिरे होते हैं, 5' एंड और 3' एंड। 5' एंड पर मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऐड होता है, इस प्रोसेस को कैपिंग। और 3' एंड पर जो होता है 200 से 300 तक पॉली एडिनाइलेट रेजिड्यूज, ये लिखा एडिनाइलेट रेजिड्यूज 200 से 300 तक जमा हो जाते हैं, जहाँ अटैच हो जाते हैं। 3' एंड पर एचएनआरएनए को, उसे हम कहते हैं टेलिंग। तो 5' एंड पर जो होते हैं कैपिंग हो रही है, 3' एंड पर टेलिंग हो रही है। फिर अगले स्टेप में हमने आरएनए की स्प्लाइसिंग दिखाई, जिसमें स्प्लीसियोसोम कॉम्प्लेक्स मैंने भी बताया कैसे बनता है, जिसकी वजह से ये जो हमारे इंट्रान वाले जो पोर्शन थे वो रिमूव हो जाते हैं इस पूरे एचएनआरएनए में से, केवल एक्सान आपस में जुड़ जाते हैं, उस तरह मैच्योर आरएनए बन जाता है। ये प्रोसेस दिखाई गई है। अब यहाँ देखिए कैपिंग में क्या था, अभी मैंने बोला था इन कैपिंग अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड ऑफ मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट को MgPP भी कहते हैं, ऐसे भी लिखते हैं बेटा, इज एडेड एट द 5 एंड ऑफ एचएनआरएनए। मैंने बोला था अभी आपको 5 एंड ऑफ एचएनआरएनए पर मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऐड होगा। इस प्रोसेस का नाम कैपिंग है, मैंने आपको बता दिया। अब ये कैप प्रोटेक्ट किस चीज को कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है बताना। दिस कैप इज प्रोटेक्ट एमआरएनए को प्रोटेक्ट कर रहा है। इट डेवलप फ्रॉम एचएनआरएनए। जो एचएनआरएनए इस एमआरएनए को बनाने वाला है उसके कैप को प्रोटेक्ट करने का काम, ठीक है, कैसे हो रहा है, किससे कैप मतलब वो प्रोटेक्ट करा रहा है, फ्रॉम द डिग्रेडेशन बाय न्यूक्लिएजेस। जो न्यूक्लिएजेस एंजाइम होते हैं वो डिग्रेड ना कर दें इसे, उससे ये कैप इसको प्रोटेक्ट कराता है, ठीक है। न्यूक्लियस एंजाइम के डिग्रेडेशन से बचाता है ये कैप इसको, ये ध्यान रखना कैपिंग में। इट इज आल्सो, एक काम इसका और भी है, इट इज आल्सो द प्रोवाइड द राइबोसोम बाइंडिंग साइट। एक पॉइंट ये भी अच्छा है, ये हमेशा राइबोसोम बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करता है, राइबोसोम से बाइंड करने के लिए एक साइट प्रोवाइड कराता है। तो 3 बातें हो गई। 5' एंड पर मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट का जुड़ना, कैपिंग, ठीक है, एक बात हो गया। फिर इस 5' एंड पे जो मिथाइल गुआनोसिन कैप होता है वो क्यों होता है, ताकि न्यूक्लिएजेस जो होते हैं वो उसको डिग्रेड ना कर दें, इससे बचाने के लिए ये कैप मौजूद होता है। और दूसरा ये एक काम और भी कर रहा है, कैप आल्सो प्रोवाइड द राइबोसोम बाइंडिंग साइट, राइबोसोम बाइंडिंग साइट भी प्रोवाइड करा रहा है,
टेलिंग इसका अलग है। टेलिंग में ये था एडिनाइलेट रेजिड्यू 200 to 300 एडेड एट द 3' एंड ऑफ HNRNA। ये मैंने यहाँ लिखा, देखिए इन टेलिंग एडिनाइलेट रेजिड्यू कितने 200 से 300 तक आर एडेड जुड़ जाते हैं एट द 3' एंड ऑफ द HNRNA। HNRNA के 3' एंड पर एडिनाइलेट रेजिड्यू जो लगभग 200 से 300 तक होते हैं वो आगे जुड़ जाते हैं 3' एंड पर, उसे हम क्या कहते हैं, टेलिंग या पॉली एडिनाइलेशन भी कहते हैं या पॉली ए टेल भी कहते हैं। इस प्रोसेस में जो पॉली एडिनाइलेशन की जो प्रोसेस हो रही है, इट इज थॉट टू बी प्रोट्रैक्ट टू 3' एंड फ्रॉम द डिग्रेडेशन ऑफ एक्सोन्यूक्लियेज। बायोटेक्नोलॉजी में आपने एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम पढ़े होंगे। एक्सोन्यूक्लियस वो होते हैं जो डीएनए को, ये डीएनए मॉलिक्यूल है उसके एंड से काटते हैं, इन एंड से सिरे से काटते हैं, वो एक्सोन्यूक्लियस। और जो किसी भी स्पेसिफिक साइट से काट सकते हैं वो एंडोन्यूक्लियस। ये आपने पढ़ा होगा बायोटेक्नोलॉजी में। तो एक्सोन्यूक्लियस से डिग्रेड ना हो जाए उससे बचने के लिए ये 3' एंड पर, ठीक है, पॉली एडिनाइलेशन होता है। तो दोनों चीज़ें मैंने यहाँ आपको कवर कर दी कि कैपिंग क्या है और टेलिंग क्या है। जो बोर्ड में पेपर आता है बेटा उसमें नाम लेके पूछा जाता है कैपिंग और टेलिंग के बारे में, ठीक। अब आती है बात थोड़ी सी स्प्लिट जीन क्या, तभी स्प्लाइसिंग बाद में समझ में आपके आएगा। मैंने बता तो दिया लेकिन यहाँ डेफिनेशन इसके समझा दूँ। स्प्लिट जीन क्या होता है? स्प्लिट जीन इज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट का नाम है प्रोफेसर शार्प एंड रॉबर्ट। इन साइंटिस्ट ने सबसे पहले इसके बारे में बताया था। इस काम के लिए दे आल्सो अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन 1993 में प्रोफेसर रॉबर्ट को 1993 में स्प्लिट जीन की डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था, ठीक है। अब स्प्लिट जीन होता क्या है वो समझ लें। इसमें दो चीजें मैंने बताई ना स्प्लिट जीन में, एक्सान, इंट्रॉन, ये फंक्शनल और नॉन फंक्शनल यूनिट बताई मैंने आपको। तो देखो ये लिखा है जीन, स्प्लिट जीन क्या है? जीन विच कंटेन नॉन फंक्शनल पार्ट, ठीक है, अलोंग विद द फंक्शनल पार्ट इज नोन एज स्प्लिट जीन। स्प्लिट जीन उसे कहेंगे जिसमें फंक्शनल और नॉन फंक्शनल दोनों पार्ट मौजूद हों। तो हमारे में दोनों मौजूद हैं, एक्सान फंक्शनल और इंट्रॉन जो होता है नॉन फंक्शनल। अब इनके नाम भी बता दिए उनने, ये लिखा है देखो, नॉन फंक्शनल पार्ट इज कॉल्ड, ये आ गया इंट्रॉन। जो नॉन फंक्शनल पार्ट होता है वो इंट्रॉन कहलाता है, एंड द फंक्शनल पार्ट इज नोन एज या इट्स कॉल्ड एक्सान, और जो फंक्शनल पार्ट होता है वो एक्सान कहलाता है। तो स्प्लिट जीन पे दोनों मौजूद होते हैं, फंक्शनल पार्ट एक्सान और नॉन फंक्शनल पार्ट इंट्रॉन मौजूद होता है। अब स्प्लाइसिंग क्या होती है? HNRNA से इंट्रॉन को रिमूव करना ही RNA स्प्लाइसिंग कहलाता है। तो ये दिया HNRNA अंडरगोज द प्रोसेस वेयर द इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड, इंट्रॉन तो रिमूव्ड हो रहे हैं, एंड एक्सान्स आर ज्वाइंट, और एक्सान आपस में जुड़ रहे हैं कहाँ? टू द mRNA बन रहा है। दिस प्रोसेस कॉल्ड स्प्लाइसिंग, इस प्रोसेस को स्प्लाइसिंग कह रहे हैं। ये वीडियो आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, क्योंकि जो पिछला वीडियो देख लिया था प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट सेल में, और उसके बाद ये वीडियो देखा तो लगभग पूरी प्रोसेस उसके समझ में बंदे के आ गई होगी। और जिसने नहीं देखा प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन वो मेरे पिछले वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा बेटा, आपको पूरा वीडियो समझ में आ जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको अब समझ में आ गया होगा बेटा। अगर मेरा वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अभी तक अगर नहीं किया तो, और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। जय हिंद।